बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सेल चैप्टर। और आइए देखते हैं कि द सेल है क्या। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सेल की कि सेल है क्या। सेल की डेफिनेशन इस तरह से है, सेल इज द structural and functional unit of life। सेल की डेफिनेशन है कि सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक फंक्शनल यूनिट है। यहां पर दो टर्म यूज हुई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल यूनिट वो होता है जो कि स्ट्रक्चर्स में हिस्सा लेता है, यानी कि स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। और फंक्शनल यूनिट वो होता है जो किसी बॉडी के फंक्शंस में अहम किरदार अदा करता है। तो आइए देखते हैं कि सेल किस तरह से फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक सेल है। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं। और जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। The cells combines together to form a bunch of form that's called a tissue, and the different tissues combines together to form an organ, and different organs combines to form a system that's called the organ system. That's why we can say that a complete function and a complete structure of the organ system just depends upon the cell. That's why the cell is a structural and a functional unit of life. किसी भी सिस्टम का फंक्शनल, किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चरल उसकी बेसिस होती है वो एक सेल पर डिपेंड करती है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बेसिक होता है। हमारे पास एक सिंपल एनिमल सेल है। आइए देखते हैं कि सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। देखिए, सबसे पहले ये कंप्लीट बॉडी जो है ये पूरा न्यूक्लियस कहलाता है। ये कंप्लीट बॉडी हमारा न्यूक्लियस है। अगर हम इसको कंप्लीट देखें, लेकिन ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये वाली इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी प्रेजेंट होता है ओवल शेप में। इसे सिंपली न्यूक्लियोलस कहते हैं।
उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स फाइन स्ट्रैंड धागे की शक्ल में कॉम्प्लेक्स बॉडीज मौजूद होती हैं जिसे हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज भी मौजूद होती है, इसको हम लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे सिंपली कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। हम यहाँ पर कैरियोलिम्फ का नाम दे देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर कुछ बॉडीज मौजूद होती हैं एलोंगेटेड शेप में। इन बॉडीज को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो सिंपली RER भी लिखते हैं या फिर उसको पूरा भी लिखते हैं। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे माइन्यूट ग्रैन्यूल्स चिपके होते हैं। ये माइन्यूट ग्रैन्यूल्स राइबोसोम्स कहलाते हैं। राइबोसोम्स। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे एक और तरह की एलोंगेटेड बॉडीज मौजूद होती हैं। इनको सिंपली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर कुछ इस तरह की बॉडीज मौजूद होती हैं जिन्हें हम सिंपली वैक्यूल कहते हैं। और ये elongated बॉडीज का एक बंच मौजूद होता है जिसे हम गोल्गी बॉडीज कहते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। गोल्गी उसके बाद कुछ इस तरह की और बॉडीज प्रेजेंट होती हैं कंप्लीट सेल में, एनिमल सेल में, इसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल। और ये बॉडीज सेंट्रोसोम कहलाती हैं। सेंट्रोसोम। इस तरह की बॉडीज को
माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल की सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लाइसोसोम इस कंप्लीट सेल के अंदर ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में ही होती है और प्लांट सेल में भी होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स एक फ्लूइड में डूबे हुए होते हैं जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म देखिए, ये सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, और इसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी और सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे, किस तरह से आई। हम यहाँ पर सिर्फ रेलेवेंट चीजों को देखेंगे, इररेलेवेंट चीजों को देखने का कोई फायदा नहीं। तो आइए देखते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी, सेल किसने डिस्कवर किया और सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे। सेल थ्योरी सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देख लें। सेल थ्योरी की डिस्कवरी के बारे में ये कहा जाता है कि इन द 1665 cell was discovered by रॉबर्ट होक। रॉबर्ट होक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में सेल डिस्कवर किया अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। तो न्यूक्लियस के बारे में कहा जाता है कि इन द 1831 1831 nucleus was discovered by Robert Brown। और सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी 1885 में दी गई। 1885
शील्डन। gave the cell theory। सेल के बारे में कहा जाता है कि सेल 1665 में रॉबर्ट हॉक ने अंडर द माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और 1885 में शील्डन ने सेल थ्योरी दी। तो सेल थ्योरी का मेन पर्पस क्या था, सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या था, ये देखते हैं कि सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे। सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे, उसमें से एक पॉइंट ये है कि ऑल organisms are composed by one or more cells। यानी तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं या तो वो एक सेल से कंपोज हुए हैं या फिर डिफरेंट सेल से, मतलब एक तरह सेल से। जो एक सेल से होते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। The organisms depends on the one cell like a alga and a fungi, lower animals, lower organisms ने हम यूनिसेल्युलर। और जो मोर देन वन सेल यानी डिफरेंट सेल्स से कंपोज होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं और बाद में मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। मल्टी सेल। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये था कि सेल is the structural unit of life। सेल जिंदगी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया भी है कि सेल किस तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट है, किस तरह से फंक्शनल यूनिट है। थर्ड पॉइंट सेल थ्योरी का कुछ इस तरह है, सेल कैन rises only by the vision of pre-existing cells। देखिए इस पॉइंट को, सेल कैन राइजेस ओनली बाय द विजन ऑफ pre-existing cells। विजन ऑफ pre-existing cells यानी नया आने वाला सेल अपने पहले मौजूद होने वाले सेल से पैदा होता है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं माइटोसिस की और मियोसिस। यहाँ पर वो माइटोसिस और मियोसिस की बात कर रहे हैं। तो ये थे मेन पॉइंट्स सेल थ्योरी के। सिंपली सेल की कितनी टाइप्स हैं, आइए देखते हैं कि सेल की टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास।
बेसिकली हमारे पास सेल की दो टाइप्स हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। एक तो हमारे पास सिंपली यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स। और दूसरा हमारे पास प्रोकारियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल्स एंड प्रोकारियोटिक सेल्स। तो आइए देखते हैं कि इन सेल्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यूकेरियोटिक सेल्स ये हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में, आई मीन द मल्टी सेलुलर एनिमल्स या मल्टी सेलुलर प्लांट्स या हायर वेस्कुलर प्लांट्स वगैरह हो गए, उनमें मौजूद होते हैं। यूकेरियोटिक एनिमल्स भी कहा जाता है, यूकेरियोटिक प्लांट्स भी कहते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। लाइक ये सिंपली न्यूक्लियस है। इस तरह से देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये न्यूक्लियस। इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क्स वगैरह भी होता है, हम नानोसोम भी कह सकते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं होता है, बल्कि वो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्मिक रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लाइक इट इज अ सेल having the complete protoplasm, cytoplasm, and nucleus. देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं होता, वो एक साइटोप्लाज्मिक रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दैट्स व्हाई वी से दैट अ प्रोकैरियोटिक सेल nucleus is not surrounded by the nuclear membrane when it is distributed in the cytoplasmic region in the cytoplasm.
इसके बाद ये साइज में बड़े होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज। और ये साइज में छोटे होते हैं। स्मॉलर इन साइज। ये साइज में बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि ये हर एनिमल्स में, हर प्लांट में मौजूद होते हैं, और वो लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट्स में यूनिसेलुलर वगैरह ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, इसलिए वो साइज में बड़े होते हैं, वो साइज छोटे होते हैं। थर्ड डिफरेंस, तीसरा फर्क, membrane bonded organelles are present। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में membrane bonded organelles नहीं होते। यूकेरियोटिक सेल्स में membrane bonded organelles मौजूद होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में membrane bonded organelles मौजूद नहीं होते। membrane bonded organelles कौन कौन से होते हैं देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इसकी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी। माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी, बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडीज मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस, यूकेरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है, न्यूक्लियस में। डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जैसे कि आपने देखा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में तो मेटल नेटवर्क फॉर्म ऑफ डीएनए भी कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोसाइडिक रीजन में होता है। लाइक होता तो साइटोप्लाज्म में है वो, लेकिन न्यूक्लियोसाइडिक किस तरह से न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन बॉन्ड मेम्ब्रेन के साथ होता है, जेनेटिक मटेरियल भी वो मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के साथ मतलब न्यूक्लियोसाइडिक रीजन में, उसी रीजन में होता है, जिसे हम न्यूक्लियोसाइडिक रीजन भी कहते हैं।
इसका जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, they have mitochondria which is the center of the cellular respiration, जो कि सेल की सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल की रेस्पिरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जबकि इनके पास मीजोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन द मीजोसोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्ड होता है और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। तो ये था हमारा सेल का स्ट्रक्चर, सेल की डेफिनेशन, और हमारे पास दो टाइप के सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, उसका डिफरेंस आपने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल इन्वेलप, जिसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म है, उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह।